This video is for those who want to learn about CSS paper attempting technique. अच्छा, you know there are 12 exams in your CSS जो कि बनाते हैं 1200 मार्क्स. कंपल्सरीज आपके होते हैं 100 मार्क्स ईच. ठीक है, 100 मार्क्स में आपका जो पेपर डिवाइडेड होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि 20 मार्क का होता है ऑब्जेक्टिव MCQs, 20 मार्क MCQs हो जाता है ऑब्जेक्टिव एंड 80 मार्क्स सब्जेक्टिव. ठीक है, इसमें यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन. ओके, तो 20 मार्क्स की क्वेश्चन के लिए यू हैव 40 मिनट्स, जस्ट 40 मिनट्स. ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम होता है 3 आवर्स का, तो आपका एवरेज बनता है 40 मिनट्स का फॉर ईच क्वेश्चन. चलें, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं करंट अफेयर्स का. इकोनॉमिक डाउनटर्न पे बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पे. ठीक है, इंस्टेबिलिटी पे. तो इसमें ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, इट्स अबाउट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स का पूछ रहा है. करंट की बात हो रही है, इम्पैक्ट्स का. ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन है, रैंडम लिया है मैंने. ठीक है, कोई भी. अच्छा, ये याद रखें, जब स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है, इट्स ऑलवेज अबाउट इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ सारे एग्जाम्स की एक्सेप्ट प्रेसी एंड एसे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यू हैव टू ऑलवेज इंक्लूड. अब इंट्रोडक्शन इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इसके इर्द गिर्द नहीं घूमेगा. इट विल ऑलवेज बी अबाउट आपका जो क्वेश्चन है, इट इज़ लाइक द इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एंड वॉट यू हैव टू डिफाइन इट. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट कर लिया कोई भी, लाइक सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग द एडवर्स सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ऐसे करके, मुझे ये याद आ रहा है अभी. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप टू द क्वेश्चन की. क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कॉजेज लिख लो आप इंट्रोडक्शन में 2-3. फॉर एग्जाम्पल कॉजेज क्या है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के, लेट्स से इट्स फ्लॉड टैक्सेशन हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, हाई ब्रेन ड्रेन हो गया, टेक्स टू GDP रेशियो, ये सब अनसर्टेनिटी जो भी है, ये सारे आ गए. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इम्पैक्ट्स. अच्छा, ये इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ. पहले आपने एक स्टार्टिंग वाला ओपनिंग सेंटेंस दिया, फिर आपने कॉजेज लिखे 2-3, 1-2 सेंटेंस में, फिर आप आ गए इम्पैक्ट्स पर, वो भी आपने 1 और 2 सेंटेंस में कंप्लीट किया यहाँ तक, और उसके बाद आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस देके, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट. इट शुड बी ऑफ 12 to 14 मार्क्स, 14 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट. इसको कंसाइज जितना करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए. अच्छा, सेकंड हमारी जो हेडिंग आती है ना, फर्स्ट हो गई इंट्रोडक्शन, सेकंड आती है डायरेक्ट ये वाली जो आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन को घुमाया ना करें, इट्स बेटर. अच्छा, करंट अफेयर्स है तो डोंट गो फॉर द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल अप्राइजल, ये कुछ भी नहीं लिखना है. करंट अफेयर्स के बारे में आपको नेचर देखनी होती है हर पेपर की. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स में आप जाओगे, हिस्टोरिकल अप्राइजल देना है टू बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट. अब आप कोई भी एक ले लें आप टॉपिक, शेख अहमद सरहंदी. तो मैं क्या करती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैं क्या करती थी, इंट्रोडक्शन देके, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद सेकंड मेरी होती थी हिस्टोरिकल अप्राइजल हो गया, हिस्ट्री की कोई भी हेडिंग देके, मेन हेडिंग है ये भी, 2 इज़ मेन हेडिंग. ठीक है, यहाँ पे फिर हमें क्या करती थी, यहाँ पे फ्लो चार्ट या कुछ ऐसे जो है ना डायग्राम बना के उसी में ही बता देती थी कि ये हुआ है. फॉर एग्जांपल शेख अहमद सरहंदी कब आया था, ड्यूरिंग अकबर के एरा में. उसके बाद मैंने बता दिया कि जो है ना दीन इलाही जो है उसने डिस्टॉर्ट कर दिया था इस्लाम को, इस वजह से वो आया था. उसके बाद मैंने दे दी थर्ड हेडिंग जो कि क्वेश्चन की है. ठीक है, ऐसे चलता है पाकिस्तान अफेयर्स का. करंट अफेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है. करंट अफेयर्स में आप हिस्ट्री ना ही इंक्लूड करो तो बेहतर है. पाकिस्तान अफेयर्स में आप थोड़ा सा 1 पेज या हाफ पेज इवन उसकी डायग्राम बना लो. वो आपके आप पर डिपेंड करता है आपकी क्या टेक्निक है. आप लिख भी सकते हो पैरा में, एक पैरा में डिफाइन कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. ये मेरी टेक्निक थी, मैंने बताई आपको. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया. इंट्रोडक्शन में ओपनिंग सेंटेंस, फिर आपने 2-3 कॉजेज बता दिए इन 1 लाइन, जस्ट 1 और 2 सेंटेंस में आपने लिख दिया. फिर इम्पैक्ट्स में भी आपने 1-2 सेंटेंस लिख के और कंक्लूड कर दिया, और ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को ये पता लग गया कि भाई आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द क्वेश्चन और आप क्या लिखने वाले हो. तो उसको उसने आगे नहीं भी पढ़ा, फिर भी उसको पता लग गया कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आपके क्या ओपिनियन है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जितना अच्छा इंट्रोडक्शन होता है ना, उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे. इंट्रोडक्शन हो गया. सेकंड हमारी हेडिंग होगी कॉजेज या फैक्टर्स, कुछ भी लिख लो आप, ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डाउनटर्न, कुछ भी है. ठीक है, हेडिंग मस्ट बी सेल्फ डिफाइंड. ठीक है, इतनी ऐसी हेडिंग्स होनी चाहिए कि वो सेल्फ डिफाइंड हो. ऐसा ना हो कि खाली कॉजेज लिख दिया आपने. अब कॉजेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जामिनर ने इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया, लेट्स से, और क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो ये कॉजेज किसके कॉजेज, व्हाट इज दिस, वी डोंट नो दैट. ठीक है, तो पूरा लिखा करें ताकि उसको पता चले कि ये इसके कॉजेज हैं. तो ईजी होता है, जितना ईजी आप ईजीनेस प्रोवाइड करोगे ना एग्जामिनर को, इट विल बी गुड फॉर यू. सिंपल. कॉजेज आगे आपने लिख लिया, देयर आर सम न्यूमरस कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, ये कुछ लिख लिया. उसके बाद आप आ गए, दिस इज सेकंड हेडिंग, मेन है ये, मेन हेडिंग. 1 इंट्रोडक्शन इज अ मेन हेडिंग, सेकंड कॉजेज इज अ मेन हेडिंग. आपने लिख लिया 2. अब इसमें सब हेडिंग होंगी. कॉजेज, सारे कॉजेज एक पैरा में नहीं लिखने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी होती है, 20 मार्क्स भी तो चाहिए ना. तो गो फॉर 7 to 8 पेपर और 6 to 7. 6 से कम ना जाए तो बेहतर है. तो फिर हम आएंगे 2.1, आपने लिख दिया, या ए लिखो या 2.1, लेकिन ये जो ना यूनिफॉर्मिटी चलनी चाहिए हर क्वेश्चन में. इट शुड बी ABC और इट शुड बी 2.1, 3.1 ऐसे करके. ठीक है, तो 2.1 में लिखती हूँ, तो फिर मैंने ये लिख दिया. अब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि कैसे सेंटेंस फॉर्म में मैं लिखती थी ताकि यू नो. अच्छा, फ्लॉड मैंने लिख दिया, फ्लॉड टैक्सेशन. कोई लिखता है सिर्फ फ्लॉड टैक्सेशन, पर आई वुड रिकमेंड कि आप सेंटेंस फॉर्म में लिखो ताकि, या फ्रेजेस भी लिखो जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं ऐसे लिखती थी, फ्लॉड टैक्सेशन
रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक स्टेगनेशन ये हो गया, या यू कैन गो फॉर लाइक फ्लॉट टैक्सेशन थ्रेटन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, या यू कैन डू लाइक दिस फ्लॉट टैक्सेशन लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये बहुत सारे तरीके हैं, जस्ट टेलिंग यू दिस, ठीक है। 2.1 ऐसे हो गया, उसमें आपने लिख लिया, बहुत बड़ा पैरा नहीं बनाना है हमें, 5 लाइन्स, जस्ट 5 लाइन्स, ठीक है। अच्छा 5 लाइन्स में आपने लिखना ये है कि एक तो लाइन आपने यही बता दी कि क्या कहना क्या चाह रहे हो आप, दूसरी और तीसरी लाइन में गो फॉर सम फैक्ट्स, ताकि जो आपने ये पॉइंट निकाला है उसका प्रूफ मिल जाए, ठीक है, वेरीफाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे, या टैक्सेस जो हैं वो लोग नहीं दे रहे हैं, फ्लॉ है टैक्सेशन सिस्टम में। लाइक जैसे प्रोविंसेस से जो टैक्स कलेक्ट होता है ना, वो बहुत 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 कम होता है एज कम्पेयर टू फेडरल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, ये फैक्ट एक या दो फैक्ट देने हैं कि कितना टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स टू जीडीपी रेशो इज इतना कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन 8 to 9% है, वो बहुत कम है। तो हर पॉइंट को प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आप एक या दो फैक्ट लिखो अपने हर पॉइंट में, एटलीस्ट वन, एक ज़रूर लिखना है, ताकि आप अपने पॉइंट को प्रूव कर लो। हवा में बातें नहीं चलनी चाहिए, यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। फर्स्ट लाइन में आपने दे दिया, ये इंट्रो दे दिया कि क्या आप बताने वाले हो इस पैरा में। सेकंड और थर्ड में गो फॉर द फैक्ट और एनीथिंग जो कि आपने फॉरेन अफेयर से पढ़ी हो, या डिप्लोमेट से पढ़ी हो, या डॉन से पढ़ी हो, और एंड में आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस हैंस करके देयरफॉर फ्लॉट टैक्सेशन जो है वो लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, थोड़ा सा इसको चेंज करके सेंटेंस को गो फॉर दैट। ये हो गया 4-5 का एक पैरा। फिर हो गया 2.2, एटलीस्ट 2.4 और 2.5 तक जाना है, सही है। फिर आ जाता है थर्ड हेडिंग आ जाती है, फिर में जाना है। थर्ड हेडिंग हमारी आ गई इम्पैक्ट्स की, ठीक है। इम्पैक्ट्स में भी वही इम्पैक्ट्स आप ये पूरा लिखोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लिया, अगर आपने एक दो लाइन लिखनी है कि देयर आर वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इन पाकिस्तान, या कुछ भी लिख दिया आपने। उसके बाद आप आ जाओगे 3.1 पर। यहाँ पे यू कैन नॉट राइट ए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2.1 2.2 वो सीरीज बनाई हुई है, तो ये बिल्कुल अजीब लगेगा ना। 2.5 आ गया, 3 आ गया, फिर ए आ गया, तो गो फॉर 3.1 3.2 3.3 ऐसे। तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट लिख दिया आपने। इम्पैक्ट में पावर्टी आ सकता है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डाउन टर्न लीड्स टू इंक्रीजिंग पावर्टी, या ऐसे कुछ लिख सकते हो आप, ऐसे सेंटेंस बना के या कोई भी फ्रेज बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये सेम ही चलेगा, 3.2 3.3 4 5 आ गए आपके, 3.45 9 to 10 सब हेडिंग्स देना आई थिंक इंपॉर्टेंट, इतना होना चाहिए, 9 to 10 सब हेडिंग्स होनी चाहिए टोटल। अच्छा इम्पैक्ट्स आ गए, अब देखो कॉजेज भी आ गए, इम्पैक्ट्स भी आ गए, अब है कंक्लूजन। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है, एग्जामिनर ने जो डिमांड की थी हमसे, हमने दे दी उसको। अब क्या है, फोर्थ होगी कंक्लूजन। कंक्लूजन के 2 वेज हैं लिखने के। अच्छा कोई 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कोई कहता है कि कंक्लूजन में देयर शुडंट बी एनी अदर थिंग जो कि आपने लिखी ना हो पहले एग्जाम में, पेपर में, जो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई ये कहता है, और कुछ ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास देखें टाइम नहीं होता है कि हम यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, इट्स वेरी गुड कि आप जो क्वेश्चन है ना उसको एंड करो विथ पॉजिटिव्स। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कंक्लूजन में 1-2 सॉल्यूशंस दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए, या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाएं, तो ये कुछ आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, पर मुझे वो ठीक लगता है कि जो है ना, जो आपने इंक्लूड ऑलरेडी किया है पूरे पेपर में, क्वेश्चन में, गो फॉर दैट। मुझे वो ठीक लगता है, क्योंकि कंक्लूजन होता ही है, ऐसे में भी हम कोई न्यू चीज़ नहीं इंक्लूड कर सकते कंक्लूजन में। मैं क्या करती थी, इम्पैक्ट्स के बाद यहाँ पे हेडिंग दे देती थी सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशन और वे फॉरवर्ड देके एक ऐसे डायग्राम बन गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस, ये मैंने ऐसे करके सॉल्यूशंस यहाँ पे भी लिख दिए बीच में, ये मेन हेडिंग है 4 5 ये सॉल्यूशंस देखिए यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 4 5 जितने आपको वहाँ पे याद आ रहे हैं वो आपने लिख दिए। ये बस हाफ पेपर में मेरा हो जाता था जल्दी में, और फिर मैं 5th पे कंक्लूजन करके और 6 to 7 लाइन का कंक्लूजन लिख के और कंप्लीट कर देती थी पेपर। सो दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट क्वेश्चन। एक और बात आपको समझनी है, पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, या कोई पेन्स चेंज करके देखें ताकि आपकी राइटिंग अच्छी लगे और पेपर प्रेजेंटेबल हो। जितना पेपर अच्छा लगेगा उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, और ये फैक्ट है। कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी गुड टू। तो जितना ज़्यादा आप लोग मैप्स, फिगर्स, फ्लो चार्ट्स ये ऐड कर सकते हैं उतना करें। कोई भी कंट्री की ज्योग्राफी की बात हो रही है, या फिर फॉर एग्जांपल करंट क्राइसिस में आ जाता है, यूक्रेन इशू आ जाता है, या मिडिल ईस्ट क्राइसिस आ जाता है, या पाकिस्तान के रिलेटेड आ जाता है, तो गो फॉर द मैप्स। उनके मैप्स आपको आने चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लो उनकी, क्योंकि ये इशूज़ ऐसे हैं जो कि अभी चल रहे हैं और चलेंगे। 2026 में भी मोस्ट प्रोबेबली इनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो यू नीड टू ड्रॉ दैट मैप इन द एग्जाम टू। दूसरा फिगर्स जो है ना, अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि नेसेसरी है बनाना, तो गो फॉर दैट। ज़्यादा इंक्लूड ना करें, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी ऐड कर दिया, दैट्स नॉट रिकमेंडेबल। जहाँ पे नीड है वहाँ पे करें। फ्लो चार्ट्स यहाँ पे आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया सॉल्यूशंस में, जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन की नीड नहीं है सॉल्यूशंस की, या फिर हिस्ट्री की नहीं है नहीं, तो वहाँ पे मैं फ्लो चार्ट्स बना दिया। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ को बहुत कंसाइज करके डिफाइन भी करते हैं, आपको एग्जामिनर को ये भी पता लग जाए कि आपको पता है कौन से सॉल्यूशन है, हिस्ट्री है, या आप अपने आइडियाज़ न्यू जितना क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे लाएंगे ना, तो इट विल लुक गुड, और आपका पेपर जो है ना वो प्रेजेंटेबल हो जाएगा।